हेलो फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम फिर उपस्थित हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों तो चलिए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है रतिनाथ की चाची, ऑप्शन नंबर बी है बाबा बटेश्वर नाथ, ऑप्शन नंबर सी है इमरतिया और ऑप्शन नंबर डी है दादा कामरेड। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दादा कामरेड। यह रचना नागार्जुन की नहीं है, यह किसकी रचना है? यशपाल की रचना है। किसकी रचना है? यशपाल की। रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ और इमरतिया यह नागार्जुन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? ऑप्शन नंबर ए नई चाल में डली, ऑप्शन नंबर बी कवि वचन सुधा, ऑप्शन नंबर सी विद्या सुंदर, ऑप्शन नंबर डी चंद्रावली। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विद्या सुंदर। विद्या सुंदर जो नाटक है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन क्या कहलाता, निबंध क्या, कौन सा निबंध कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है भावात्मक, ऑप्शन नंबर बी है विचारात्मक, ऑप्शन नंबर सी वर्णनात्मक और ऑप्शन नंबर डी विवरणात्मक। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या कहलाएगा? विवरणात्मक। किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन क्या कहलाएगा? विवरणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए अर्धकथा, ऑप्शन नंबर बी मेरा जीवन प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी चांद सूरज के वीरन और ऑप्शन नंबर डी मेरी आत्म कहानी। तो दोस्तों पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित जो पहली आत्मकथा है उसका नाम है अर्धकथा या फिर अर्धकथानक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अर्धकथा या अर्धकथानक। यह हिंदी की पहली आत्मकथा है और सन 1641 में लिखी गई। कब लिखी गई? सन 1641 ईस्वी में लिखी गई ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर बी है देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन और ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू श्याम सुंदर दास। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा कौन सी है? पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास। तो पहली आत्मकथा में शिवपूजन सहाय ने मेरा जीवन नाम से प्रकाशित किया है। किसको प्रकाशित किया? मेरा जीवन नाम से। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा बाबू श्याम सुंदर दास जी ने लिखी है और हिंदी दलित में पहली आत्मकथा शिवपूजन सहाय ने मेरा जीवन नाम से प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के मीठे कड़वे अनुभवों के आधार पर सच को प्रकाशित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी शिवदान सिंह चौहान और ऑप्शन नंबर डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो रिपोर्टाज विधा का जनक माना जाता है दोस्तों शिवदान सिंह चौहान को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो शिवदान सिंह चौहान, ठीक है, हिंदी रिपोर्टाज लेखक की परंपरा के, ठीक है, और इन्होंने रचना जो लिखी उसका नाम है लक्ष्मीपुरा। ठीक है, क्या है इनकी रचना? लक्ष्मीपुरा, दिसंबर 1938। कब? दिसंबर 1938। तो हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से आरंभ हुई थी और दिसंबर लक्ष्मीपुरा लिखी कब गई? दिसंबर 1938। तो दिसंबर 1938। अगला क्वेश्चन, सदल मिस्र की भाषा की विशेषता है। सदल मिस्र की भाषा की विशेषता है, तो सदल मिस्र की भाषा की विशेषता ऑप्शन नंबर ए पूर्वीपन, ऑप्शन नंबर बी उर्दू की प्रमुखता, ऑप्शन नंबर सी सहज एवं प्रवाहमयी भाषा और ऑप्शन नंबर डी है किस्सा गोई। तो दोस्तों सदल मिस्र जो है बिहार प्रांत के जिला आरा के रहने वाले थे। तो यहाँ की जो बोली होगी उसमें पूर्वीपन होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्वीपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है?
तो लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? ऑप्शन नंबर ए शकुंतला नाटक है, ऑप्शन नंबर बी प्रेम सागर, ऑप्शन नंबर सी सिंहासन बत्तीसी और ऑप्शन नंबर डी बैताल पच्चीसी। तो दोस्तों लल्लू लाल जी का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है वह है प्रेम सागर। क्या है? प्रेम सागर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेम सागर किसकी रचना है? अभी हमने आपको बताया प्रेम सागर किसकी रचना है दोस्तों? लल्लू लाल जी की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। रानी केतकी की कहानी के लेखक, ऑप्शन नंबर ए सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर बी लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर सी इंसा अल्लाह खां और ऑप्शन नंबर डी सदा सुख लाल। ठीक, तो क्या है दोस्तों? इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन? इंसा अल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के संस्थापक थे? ऑप्शन नंबर ए इंशा अल्लाह खां, ऑप्शन नंबर बी सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर सी राजा लक्ष्मण सिंह और ऑप्शन नंबर डी सदा सुख लाल। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन? आपका ऑप्शन हो जाएगा सदल मिश्र। क्या हो जाएगा ऑप्शन? सदल मिश्र। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? कह रहा है नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर बी इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन नंबर सी लल्लू लाल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सदल मिश्र। क्या हो जाएगा? सदल मिश्र। अगला क्वेश्चन, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन नंबर बी प्रेम सागर, ऑप्शन नंबर सी सुख सागर और ऑप्शन नंबर डी नासिकेतोपाख्यान। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, नासिकेतोपाख्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन आपके पास है चंद्रभान चरित, ऑप्शन नंबर बी है उदयभान चरित, ऑप्शन नंबर सी है मलखान चरित और ऑप्शन नंबर डी है सूर्यभान चरित। तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उदयभान चरित। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उदयभान चरित। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुख सागर किसकी रचना है? सुख सागर किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए है सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर बी है लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर सी है इंसा अल्लाह खां और ऑप्शन नंबर डी है सदा सुख लाल। तो सुख सागर किसकी रचना है? सदा सुख लाल की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। सुख सागर किसकी रचना है? यह एक सुख सागर नाम का ग्रंथ है, रचनाकार इसके है सदा सुख लाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुख सागर का विषय है, सुख सागर का विषय क्या है? ऑप्शन नंबर ए है शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, ऑप्शन नंबर बी गीता के प्रेरक प्रसंग, ऑप्शन नंबर सी विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो सुख सागर का जो विषय है वो विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है। जो सुख सागर का जो विषय है वह विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा योगवशिष्ट के लेखक कौन है? भाषा योगवशिष्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर बी रमा शंकर वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी राम प्रसाद निरंजनी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भाषा योगावशिष्ट के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। यह ग्रंथ संवत 1768, ध्यान दीजिएगा, संवत 1768 में लिखा गया। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत ही साफ सुथरा ग्रंथ
इसे आचार्य रामचंद्र से ने बताया, और इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। किससे? इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली की पहली रचना है। ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली की पहली रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है प्रेम सागर, ऑप्शन नंबर बी है नासिकेतोपाख्यान, ऑप्शन नंबर सी है ढोला मारू रादुहा, और ऑप्शन नंबर डी है आसिया। तो दोस्तों खड़ी बोली के जो पहली रचना है वह है आपका नासिकेतोपाख्यान। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, नासिकेतोपाख्यान, ठीक है। और कब लिखा गया यह? 1623 में। कब? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर बी है भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन नंबर सी है लल्लू लाल, और ऑप्शन नंबर डी है हरदेव। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सदल मिश्र। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सदल मिश्र ने। किसने किया? सदल मिश्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है खड़ी बोली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? क्या कह रहा है? खड़ी बोली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर आपका ए है बलदेव, ऑप्शन नंबर बी है लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर सी है जॉन गिलक्राइस्ट, और ऑप्शन नंबर डी है सुनीति कुमार चटर्जी। तो खड़ी बोली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जॉन गिलक्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार। राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार। ऑप्शन नंबर ए है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर बी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिकरमण सिंह, सी है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें आपका राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को हम राजा द्वय के नाम से जानते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को हम राजा द्वय के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी है लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ऑप्शन नंबर डी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन, मर्यादा और टुडे के संपादक कौन थे? मर्यादा और टुडे पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार और डॉक्टर संपूर्णानंद मर्यादा और टुडे के संपादक थे। तो मर्यादा पत्रिका का संपादन हुआ कब दोस्तों? 1910 में। कब हुआ? 1910 में, ठीक है। मर्यादा पत्रिका का संपादन हुआ इलाहाबाद में, वर्तमान में जो प्रहार, जिसके प्रथम संपादक थे पंडित मदन मोहन मालवीय के पुत्र कृष्णकांत मालवीय। पत्रिका को नया स्वरूप बाबू संपूर्णानंद ने प्रदान किया। इस पत्रिका में राजनीतिक लेख छपते थे। डॉक्टर संपूर्णानंद ने मर्यादा एवं टुडे नामक अंग्रेजी पत्रिकाओं का संपादन किया। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसके प्रथम संपादक, तो पंडित मदन मोहन मालवीय के पुत्र कृष्णकांत मालवीय। कौन थे कृष्णकांत मालवीय? मर्यादा पत्रिका का संपादन सन 1910 में। कब? 1910 में दोस्तों हुआ था, ठीक है। और पत्रिका का नया स्वरूप बाबू संपूर्णानंद ने प्रदान किया, इसीलिए इसे डॉक्टर संपूर्णानंद को क्या कहा जाता है? मर्यादा और टुडे जो अंग्रेजी पत्रिका है इसका संपादक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कवि वचन सुधा थी। क्या है? कवि वचन सुधा थी एक कविता प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर ए। एक बी है एक पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी एक नाटक प्रतियोगिता, और ऑप्शन नंबर डी है एक साहित्य
साहित्यिक संस्था, एक साहित्यिक संस्था। तो ऑप्शन नंबर डी है कवि वचन सुधा एक साहित्यिक संस्था थी। क्या थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 18 वर्ष की अल्प आयु में 1868 में काशी से कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली जिसे अच्छे अच्छे विद्वानों ने, ठीक है, अच्छे अच्छे विद्वानों ने भी उसको सराहा। ठीक है, तो कवि वचन सुधा क्या हो जाएगी? एक पत्रिका हो जाएगी। क्या हो? एक पत्रिका हो जाएगी। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो हरिश्चंद्र की अन्य पत्रिकाएं भी हैं, हरिश्चंद्र की अन्य पत्रिकाएं भी हैं, जैसे हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में आई, हरिश्चंद्र चंद्रिका 1874 में आई, बाल बोधनी 1874 में आई, जो कि महिलाओं की पत्रिका थी बाल बोधनी। ठीक है, तो अब पूछा जाए आपसे कि कवि वचन सुधा क्या थी? यह एक पत्रिका थी। सन 1868 में 18 वर्ष की आयु में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे लिखा था। अगला क्वेश्चन, इस महाकाव्य में 16 डैश रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द चुने। ऑप्शन नंबर ए है सर्ग, ऑप्शन नंबर बी है स्वर्ग, ऑप्शन नंबर सी है सर्व और ऑप्शन नंबर डी है सर्व। तो इस महाकाव्य में 16 सर्ग, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 16 सर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी गंगा कवि और ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य में होता है, महाकाव्य में होता है ऑप्शन नंबर ए जीवन का खंड चित्रण, जीवन का वृहत चित्र, दोहा छंद, ऑप्शन नंबर डी है उत्साह भाव। तो महाकाव्य में क्या होता है दोस्तों? जीवन का बृहत चित्र। क्या होता है? जीवन का बृहत चित्रण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण है। महाकांड और खंड काव्य में समान लक्षण अर्थात कौन से समान लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए भाषा शैली उपास्थापन, कथोपकथन उपास्थापन, उद्देश्य उपास्थापन और कथानक उपास्थापन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही, कथानक उपास्थापन। क्या हो जाएगा? कथानक उपास्थापन। ठीक, अगला क्वेश्चन, काव्य के कितने गुण होते हैं? अगला क्वेश्चन है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट करता है। यह कथन किसका है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन नंबर डी किशोरी लाल वाजपेयी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या? कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु ने कहा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। अगला क्वेश्चन, चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को ब्रैकेट दिया हुआ है डैश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मुक्तक, ऑप्शन नंबर ई प्रबंध, बी प्रबंध, ऑप्शन नंबर सी मुक्तक और ऑप्शन नंबर डी मुक्ता। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुक्तक। क्या हो जाएगा? मुक्तक। ठीक, तो चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को हम मुक्तक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है, यह किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है, यह कथन किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है खंड काव्य,
ऑप्शन नंबर बी है पद्य काव्य, ऑप्शन नंबर सी है महाकाव्य और ऑप्शन नंबर डी है गद्य काव्य। तो जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे हम कहते हैं गद्य काव्य। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, गद्य काव्य। अगला क्वेश्चन है, जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हों उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है खंड काव्य, ऑप्शन नंबर बी है पद्य काव्य, ऑप्शन नंबर सी है महाकाव्य और ऑप्शन नंबर डी है गद्य काव्य। तो दोस्तों जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं, तो आपका हो जाएगा इसमें पद्य काव्य। क्या हो जाएगा, पद्य काव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काव्य के कितने गुण होते हैं। काव्य के कितने गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 9, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 7 और ऑप्शन नंबर डी है 3। तो काव्य को दोस्तों कितने गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं। अब कौन कौन से वो गुण हैं ये ध्यान दे लीजिए। पहला है माधुर्य गुण, पहला क्या है, माधुर्य गुण, दूसरा है ओज गुण और तीसरा है प्रसाद गुण। कौन कौन सा गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए है परिश्लिष्ट योगात्मक, ऑप्शन नंबर बी अयोगात्मक, ऑप्शन नंबर सी श्लिष्ट योगात्मक और ऑप्शन नंबर डी अश्लिष्ट योगात्मक। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्लिष्ट योगात्मक। कैसी भाषा है, श्लिष्ट योगात्मक। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, श्लिष्ट योगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ। ऑप्शन नंबर ए है सन 1938, ऑप्शन नंबर बी है सन 1936, ऑप्शन नंबर सी है 1943, ऑप्शन नंबर डी है सन 1954। तो प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन सन 1936 में हुआ, सन 1936, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र कोहली, ऑप्शन नंबर बी कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर सी रामदरस मिश्र, ऑप्शन नंबर डी है नरेश मेहता। तो क्या हो जाएगा, न भूतो न भविष्यति उपन्यास के लेखक है नरेंद्र कोहली। कौन है, नरेंद्र कोहली। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, नरेंद्र कोहली। और उस उपन्यास के लिए उन्हें के बिरला फाउंडेशन द्वारा 22वां व्यास सम्मान 2012 में प्रदान किया गया। के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 22वां व्यास सम्मान 2012 में उनको प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, अंचल किस साहित्यकार का उपन्यास है। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण शर्मा, ऑप्शन नंबर बी बद्रीनाथ भट्ट, ऑप्शन नंबर सी रामेश्वर शुक्ल और ऑप्शन नंबर डी हरिवंश राय। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रामेश्वर शुक्ल। क्या हो जाएगा, रामेश्वर शुक्ल। ठीक है, उनका नाम है अंचल। क्या नाम है, अंचल। तो अंचल रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है। इनका जन्म 1915 में 1915 ईस्वी में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1995 में। कब हुई, 1995 में। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी असम। तो दोस्तों हिंदी के ये कवि इतिहास के कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि यह सारे के सारे किससे हैं, उत्तर प्रदेश से। किससे हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर ए है भग्नदूत, ऑप्शन नंबर बी है इत्यलम, ऑप्शन नंबर सी है हरी घास पर क्षण भर और ऑप्शन नंबर डी है कितनी नावों में कितनी बार। तो अज्ञेय जी को वर्ष 1978 में
उनकी कृति है कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। इसी अज्ञे जी की इसी कृति पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1978 को। कब मिला था? 1978 को, ठीक है। और भग्नदूत, इत्यलम तथा हरी घास पर क्षण भर आदि अज्ञे जी की ही रचित अन्य कविताएं हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? अगला पूछा जा रहा है, भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए सुभित्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर बी गुलजार, ऑप्शन नंबर सी प्रदीप और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई भी कवि भारत रत्न विभूषित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर बी श्रद्धा राम फिल्लोरी, ऑप्शन नंबर सी लल्लू लाल और ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों पंजाब में हिंदी का प्रचार श्रद्धा राम फिल्लोरी ने किया। और इन्होंने किसने किया? श्रद्धा राम फिल्लोरी। फिर से सुनिए, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? श्रद्धा राम फिल्लोरी, ठीक। और इन्होंने ही जो लोकप्रिय आरती है ओम जय जगदीश हरे, ध्यान दीजिएगा, ओम जय जगदीश हरे की रचना की है, ठीक। जो आरती है बहुत ही फेमस ओम जय जगदीश हरे, इसकी रचना भी इन्होंने ही की है। किसने? श्रद्धा राम फिल्लोरी ने। अगला क्वेश्चन, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर बी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर सी रघुवीर सहाय और ऑप्शन नंबर डी है सर्वदयाल सक्सेना। तो दोस्तों किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को, ठीक है। तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। डॉक्टर रंजना अरगड़े ने कवियों के कवि शमशेर नामक पुस्तक लिखी है। कवियों के कवि शमशेर नामक एक पुस्तक लिखी गई इनके ऊपर, जिसका नाम है जिसको लिखने वाले का नाम है रंजना अरगड़े। किसने? रंजना अरगड़े। कवियों के कवि शमशेर यह पुस्तक है और उसके लिखने वाले का जो नाम है वह है रंजना अरगड़े, डॉक्टर रंजना अरगड़े। और किसको कवियों का कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। अगला क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है पाली, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी है अपभ्रंश और ऑप्शन नंबर डी है प्राकृत। तो दोस्तों हिंदी की आदि जननी आप लोगों को पता होगा संस्कृत है। सभी भाषाओं की आदि जननी अगर कहा जाए तो संस्कृत ही है, ठीक है। तो संस्कृत पाली प्राकृत से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची, फिर अपभ्रंश से औहट और औहट से गुजरती हुई प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। तो संस्कृत क्या कहलाएगी? आदि जननी कहलाएगी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, कह रहा है कि पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी किसको संबोधित करते हैं? क्या है? पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी किसको संबोधित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है नक्षत्र, ऑप्शन नंबर बी है नायिकाएं, ऑप्शन नंबर सी है राशियां और ऑप्शन नंबर डी है कलाएं। तो दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नायिकाएं। क्या है? नायिकाएं। तो कवि केशवदास ने नायिकाओं के 4 प्रकार का वर्णन किया है। किसने? ध्यान से सुनिएगा, कवि केशवदास ने नायिकाओं के 4 प्रकार का वर्णन किया है, पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी और हस्तिनी। पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन डैश में आयोजित किया गया रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 1945 उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी 1975 नागपुर, ऑप्शन नंबर सी 1910 वाराणसी और ऑप्शन नंबर डी 1955 दिल्ली। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1975 नागपुर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन 1975 में नागपुर में हुआ, 10 से 12 जनवरी को के मध्य हुआ। ध्यान दीजिएगा, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को, 18 से 20 अगस्त
2018 को और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वह कब हुआ? 2021 में। 2021 में कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ हुआ, तो न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान, ऑप्शन नंबर ए जोसुआ केटलर, ऑप्शन नंबर बी किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज ग्रियर्सन और ऑप्शन नंबर डी कामता प्रसाद गुरु। तो दोस्तों हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है जोसुआ केटलर। क्या नाम है? जोसुआ केटलर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो जोसुआ केटलर दोस्तों डच यानी पुर्तगाल के राजदूत थे। पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल के। इन्होंने हिंदी व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोसुआ केटलर, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। ठीक है, कहाँ के थे? पुर्तगाल से, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर आए थे। इन्होंने लिखा हिंदुस्तानी ग्रामर। सन 1775 के आसपास यह प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? सन 1775 के आसपास। और सन 1943 में पंडित किशोरी दास वाजपेयी का व्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ। सन 1943 में पंडित किशोरी दास वाजपेयी का व्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसके साथ ही व्याकरण लेखन में एक नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना, यह भी किशोरीदास वाजपेयी का है। अच्छी हिंदी का नमूना 1948 में, लिखते जाइएगा, अच्छी हिंदी का नमूना 1948 में। ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में। ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में। हिंदी निरुक्त 1949 में तथा हिंदी शब्दानुशासनम 1958 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1958 में प्रकाशित हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए विक्रम संवत 1800, बी 1800 ईस्वी, सी 1798 ईस्वी और डी है 1802 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? 1800 ईस्वी। 1800 ईस्वी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम कल फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।